मुफ्ती साहब मुझे आपसे ही पूछना है कि मंगनी हो जाने के बाद जो लड़का और लड़की आपस में रोजाना बातें करें उल्लू के पट्टे हैं। मैं शादीशुदा हूं और ये याद रखो जो मंगनी होने के बाद आपस में बातचीत करते हैं ना, ये लिख के ले लें, उनका शादी के बाद रिश्ता कामयाब नहीं होता, सिवाय 1-8% के। 99% तलाकें होती हैं। जितना शादी से पहले लड़की से रिजर्व रहोगे ना और लड़की आपसे रिजर्व रहेगी, उतना ही शादी के बाद कामयाबी का चांस बढ़ जाता है। और जितना शादी से पहले फ्री हो गए, उतना शादी के बाद तलाक का रेशो बढ़ जाए, तलाक का चांस बढ़ जाएगा। गोरों में तलाक का रेशो ज्यादा है या नहीं है? क्यों है? शादी से पहले बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। हिंदू भी बहुत फ्री होते हैं लेकिन थोड़ा कम होते हैं, लिहाजा उनमें तलाक का रेशो गोरों से कम है, हमसे ज्यादा है। हमारे यहां जहां बिल्कुल पाबंदी है फ्री होने पर, वहां तलाक का रेशो ना होने के बराबर, और जहां जितना फ्री है वहां तलाक का रेशो उतना ज्यादा है। ये किसी आलिम ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी कहीं आपकी रिश्ते की बात हो और आपने फोन पे गपशप शुरू कर दी तो समझ लो जितना अभी फ्री हो रहे हो शादी के बाद उतना ही नफरतों का रेशो बढ़ जाएगा। ये कुछ अल्लाह का निजाम है ऐसा, और मुशाहिदा भी यही है, मुशाहिदा भी यही है। और इसकी एक लॉजिक भी है। देखो, शादी से पहले मिलाप नहीं होता, और अगर होता भी है तो मुजरिमाना किस्म का मिलाप होता है, वो जिना होता है। वो उसमें वैसे ही मर्द का बीवी पे एतमाद उड़ जाता है कि आज बगैर निकाह के जो मुझसे मिल रही है, जब खुदा से नहीं डरती है तो हो सकता है कल इसको वसीम पसंद आ जाए, कल इसको सत्तार पसंद आ जाए। वो उसके हर फोन पे शक करेगा, हर जगह उसको औरत भी शक करेगी कि जानी है ये। तो क्या पता कि कल ये किसी और लड़की से भी ताल्लुक कायम कर सकता है, क्योंकि शरीयत रोक रही थी ना आपको। जब शरीयत को आपने धज्जियां उड़ा दी तो फिर तो आपकी ख्वाहिशात हैं। तो जो इस्लाम तो ये कहते हैं मंगेतर भी से रिलेशन करोगे तो वो भी जिना है, किसी और औरत से रिलेशन करोगे तो वो भी जिना, और दोनों जिना में कोई फर्क नहीं है। तो जब आपने खुदा को बीच से निकाल दिया तो अब किस बेस पे औरत आप पे ट्रस्ट करेगी? तो पहला अजाब इन दोनों कमबख्तों पे ये आता है कि निकाह के बाद शक करते रहते हैं। उस दिन अननोन नंबर से कॉल आई, मेरी बेगम पता नहीं कौन है, वो छुपा रही है, ये उसके नंबर, ये अपने नंबर छुपा रहा है। सारी जिंदगी इनकी छुपन छुपाई में गुजरती है, कोई ट्रस्ट नहीं होता। एक अजाब में दोनों ने अपने आप को डाल दिया। तो एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि मोहब्बत जज्बाती बहुत होती है उस वक्त, उसमें मैच्योरिटी नहीं होती। मंगेतर के साथ जो मोहब्बत होती है ना, मैच्योर नहीं होती, जज्बाती होती है। पकी खाना जब हांडी पकती है ना, तो जब कच्ची होती है तो कैसे जोश मार रहा होता है ना, वो हांडी उबल रही होती है। जब पक जाती है तो उसमें क्या आ जाता है? ठहराव आ जाता है। तो ये मोहब्बत कच्ची होती है लेकिन जोश इसमें बहुत होता है। इसमें बड़ी बड़ी बातें, घंटों घंटों फोन पे लगे हुए, ऐसा लगता है एल्फी से चिपका लिया है। जब दोनों का मिलाप होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू होते हैं, तो मैच्योरिटी आ जाती है, वो जज्बात नहीं रहते। जब जज्बात नहीं रहते तो औरत वही तवक्को करती है कि पहले तो घंटा घंटा फोन पे चिपका रहता था, अब 2 बातें करो तो मुंह उधर करके सो जाता है। पहले तो कायदे आजम के मजार पे हम जाया करते थे मिलने के लिए, अब मैं मिलने के लिए इसके कमरे में बैठी हुई हूं, यहां नहीं आ रहा, दोस्तों के साथ गटर के ढक्कन पे बैठा हुआ है। और जिस गटर में ढक्कन नहीं है, ढक्कन तलाश कर रहा है, क्योंकि कराची में बहुत से गटरों में ढक्कन नहीं है। तो ये चीजें क्या करती हैं? बदगुमान। अगर दोनों का पहले मिलाप ना हो, बातें ना हो, तो फिर शादी के बाद ये बातचीत शुरू होती है। 6 महीने तो बातचीत में गुजर जाते हैं, मोहब्बत इतनी होती है। उसके बाद दोनों के जज्बात आहिस्ता आहिस्ता उनमें मैच्योरिटी आना शुरू होती है। उमूमन इस दौरान हमल भी ठहर जाता है। तो मर्द फिर उसको इस नीयत से नहीं देखता सिर्फ कि मेरी बीवी है, बल्कि इस नीयत से भी देखना शुरू कर देते हैं मेरे बच्चे की क्या है? माँ है। और आपस में एतमाद भी होता है। औरत को पता होता है इसने मुझे फ्री नहीं कराया तो किसी और औरत को कहां से फ्री कराएगा, मैं तो मंगेतर थी, अब क्या हो गया? और मर्द को पता होता है मैं इसका मंगेतर था, फिर भी इसने खुदा के खौफ में मुझे फ्री नहीं कराया, हालांकि इसको पता था मैं इसका मियां बनने वाला हूं, तो किसी और मर्द को कहां से लिफ्ट कराएगी? छोड़ो, ऐसे जैसे चल रहे हो चलते रहो। तो पागल थोड़ी, मुझे इन बातों के पैसे थोड़ी मिल रहे हैं यार। जो करना है करो, गधे घोड़ों वाली जिंदगी गुजारो, मंगेतर को लोग डेटे मारो, ये करो वो करो, जाओ जो मर्जी करना है। और अब तो ऐसे ऐसे बेगैरत हैं, मंगेतर को लेके घूम रहे हैं, व्लॉग भी बना रहे हैं, यानी अपना जानी होना दुनिया को बता रहे हैं। 2 बोल बोलने में कितना टाइम लगता है। खुदा के बंदो, तुम खुदा के कहर को, अल्लाह को कितना गजब आएगा। इस्लाम में निकाह मुश्किल होता, हिंदुओं की तरह पंडित के पास जाना होता, आग के 7 चक्कर लगाने होते, चर्च में जाना होता, तो आप कहते यार बहुत मुश्किल काम है। इस्लाम में कितना आसान है भाई। तू मंगेतर के साथ घूम ही रहा है तो 2 गवाह बुला के इजाबो कबूल करके बोल दे मेरी बीवी आज सही है, और इसमें माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं मैं मंगेतर से निकाह करना चाहता हूँ, घूम रहा हूँ, डेटे मार रहा हूँ, अम्मी राजी नहीं है। तो मैंने कहा डेटे अम्मी से पूछ के मार रहा है तू? डेट जो मार रहा है अब्बा से पूछ के मार रहा है? जब इस जिना करने में बाप की परमिशन तुझे नहीं चाहिए तो निकाह करने में क्यों कर रहा है तू? नहीं आ रही ना वही बात है, कहां आएगी इतने आराम से? तो नीचे कमेंट्स ना किया करो माशाल्लाह आप दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं व्लॉगिंग में माशाल्लाह। ये आप भी उसको जिना को क्या कर रहे हो? खुदा अल्लाह आपकी भी चित्रौल लगाएगा क़यामत के दिन। नीचे कमेंट्स करो कि हम मुसलमान हैं, हम ये गधे घोड़ों वाले कल्चर को पसंद नहीं करते, तेरी मंगेतर है
व्लॉग में 6 बंदे नजर आ रहे हैं हमें, उन बंदों को बिठा, ये जा वो कबूल कर निकाह पढ़ और बोल ये मेरी मंगेतर नहीं है, क्या है, बीवी है मेरी। फिर घूमो यार, और फिर भी पूरे कपड़ों में घुमाओ ना उसको, आधे कपड़े तू क्यों दिखा रहा है लोगों को, ताकि व्यूज ज्यादा मिले। वो समझ रहे होते हैं कि लोग जो है ना मेरा जो है वो घूमना फिरना देख रहे हैं, वो आपका घूमना फिरना, कोई पागल थोड़ी है यार कोई आपका, वो आपकी वाइफ को देख रहे हैं जो अधूरे कपड़ों में है। प्रॉपर ड्रेस में भी होती तो चलो यार कोई बात थी यार, वो अधूरे कपड़ों में उसको देख रहे हैं, उसकी स्माइलियां को देख रहे हैं, वो ठरकी हैं। पाकिस्तानी कौम है। एक साहब मेरे पास आए कि मैंने व्लॉगिंग का चैनल बनाया, चल ही नहीं रहा ना, चल ही नहीं रहा। फिर कहते हैं मैं एक दफा अपनी बेगम को लाया, उसमें दुपट्टे में थोड़ा सा चला 2-3 दिन के लिए, फिर वहीं डाउन होना शुरू हो गया। कह रहे जिस दिन दुपट्टा उतार के लाओ एकदम ठक 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 व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, दुपट्टा पहना के लाओ एकदम क्या हो जाते हैं कम, तो क्या करूं। मैंने कहा भाई हराम तो ना कमाओ ना यार, अपनी बीवी तो घर में रखने की चीज है यार, उसके सर से दुपट्टा उतार रहे हो, उसको आप अधूरे लिबास पहना रहे हो ताकि व्यूज मिल जाएं। तो तवाइफें भी तो यही काम करती है ना, जितना आधा कपड़े पहन के नाचेगी तमाशाई उतने ज्यादा होंगे, तो पैसा आ जाएगा, गैरत क्या हो जाएगी, खत्म। गैरत के साथ दो निवाले और भूख वो उस पेट भरने से बेहतर है जो बेगैरती के साथ हो। क्योंकि ये चीज हमारे सोसाइटी में पहले मुझे कहते थे मुफ्ती साहब ऐसे व्लॉगर्स आ रहे हैं अपनी बीवियों को आधे आधे कपड़े लाके, जवान जवान बीवियों को आधे आधे कपड़े लाके ना लोगों से व्यूज हासिल करें, उनके खिलाफ बयान करें। मैंने कहा मैं क्यों बयान करूं, छोड़ो यार, जो कर रहा है पागल है, हम तो एक जनरली बात करेंगे। लेकिन अब उनकी देखा देखी बहुत से लोगों ने शुरू कर दिया है, तो अगर इसको आप इसकी हौसला शिकनी नहीं करेंगे तो ये एक वबा की तरह हमारी सोसाइटी को ये चीज खराब कर देगी। जिसको चैनल नहीं चल रहा होता ना, खानदान की लेडीज लाओ, फिर ना खाना पकाने का तरीका सिखाओ, ना उनको कोई अच्छी जगह की सैर कराओ, बस बीवी दिखाते रहो, दबा के चलेगा चैनल। क्योंकि कौम क्या है, कौम माजरत के साथ मेजॉरिटी उसमें क्या है, गोरे हमसे ज्यादा ठरकी हैं, लेकिन वो इससे आगे की चीजें देख चुके हैं। लोग बता रहे होते हैं कि गोरे इन चीजों को लिफ्ट नहीं कराते इसलिए कितने अच्छे, अबे भाई वो इतने अच्छे नहीं है, वो तो आगे जा चुके हैं। उनके लिए किसी की बीवी बहू बेटी को देखना ये छिछोरपना है। वो नाइट क्लब में जाते हैं जो पूरा काम करते हैं, यहाँ तो जाहिर है वो उतना ना शादी हो रही है ना जिना के इतने दरवाजे चौपट खुले में, तो बेचारे वो पाकिस्तानी कौम क्या करती है, कंबल ओढ़ के वो मोबाइल में टिकटॉक पे देख रही होती है, किसी की देख रहे होते हैं बेगम किसी की या बेटियां किसी की, इस तरह से अपनी ठरक पूरी करते हैं। तो सोसाइटी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। और इसका बहुत बड़ा नुकसान है कि जब आप इस तरह रंग बिरंगी लड़कियों को देखोगे, अपनी बीवी आपको अच्छी लगेगी? वो तो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई होती है टिकटॉक पे और व्लॉग में, और ड्रेसिंग भी उसने बड़ी महंगी, उसमें कपड़ा नहीं लगता, लेकिन जितना लगता है उसमें पैसा बहुत लगता है। तो आपकी बेगम थोड़ी इस तरह हर वक्त आपके लिए तैयार बैठी रह सकती है। उसने बच्चा पालना है, वो बच्चे को फीड करा रही है, फिर उसके अब्बा आए हुए हैं उनके लिए चाय बना रही है, आपके अब्बा के लिए चाय बना रही है, वो 24 घंटे ऐसी नहीं हो सकती। तो आप रंग बिरंगी चीजें देख देख के जो आपके घर में जो चीज है वो आपको अच्छी नहीं लगती। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात क्या हो रहे हैं, खराब। एक मोटिवेशनल स्पीकर को मैंने सुना, वो ये कह रहे हैं कि बीवियों को चाहिए कि जब शौहर घर में आया करें तो उनके लिए तैयार हुआ करें वो, ताकि शौहर का मूड उसको देख के अच्छा हो, उसको अच्छी लगे। तो आजकल बीवियां ये नहीं कर रही, बहुत बुरा कर रही हैं। मैंने लगा ये मोटिवेशनल स्पीकर बेचारे के दिल में कौम का दर्द तो है, लेकिन कौम के बारे में मालूमात इसके पास नहीं है। अगर नॉलेज होती ना सोसाइटी की तो ये कहता कि जो बीवियां तैयार होके बैठी हुई हैं, मर्दों को चाहिए उनकी कोई तारीफ कर दें, उनमें दिलचस्पी लें। क्योंकि बीवियां बेचारी आजकल चाह रही हैं कि मर्द हमारी तरफ माइल हों, मियां उनको लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि दफ्तरों में और ड्रामों फिल्मों में इतनी रंग बिरंगी चीजें मियाओं ने और घर से बाहर इतनी देख ली होती है कि जितनी भी तैयार हुई हो ना बीवी, उनको पसंद नहीं आ रही होती। मेजॉरिटी औरतों को शिकायत है कि हमारा मियां हमें लिफ्ट नहीं करा रहा, और घर में आने के बाद भी टिकटॉक पे लगा हुआ होता है। वो यूं करके देख रहा होता है टिकटॉक को, फिर इधर बेगम को देखता है, फिर टिकटॉक को देखता है, फिर बेगम को देखता है। बेगम वही है पुरानी वाली, और टिकटॉक पे हर थोड़ी देर में कोई नई चीज आ रही है। तो मैंने कहा ये मोटिवेशनल स्पीकर कौम का खैरखा तो है, वो बेचारा चाह रहा है कि जोड़ो, लेकिन इसको सोसाइटी का पता नहीं है। सोसाइटी अब पलट चुकी है भाई। सोसाइटी में वंस अपॉन अ टाइम उलमा कहा करते थे कि बीवियों को चाहिए मियां के लिए तैयार हो ताकि मर्द उसकी तरफ माइल हो। अभी भी हैं ऐसी औरतें भी नालायक हैं जो मर्द को माइल नहीं करती अपनी तरफ, गंदी मैली कुचैली रहती, लेकिन रेशो कम है। ज्यादातर मसला अब उल्टा हो गया है। औरत चाहती है शौहर की तवज्जो मिले, शौहर हर एक को लिफ्ट कराने के लिए तैयार है, बेगम को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों में गटर के ढक्कन पे 2-2 घंटे बैठ के मजाक करेगा, घर में आएगा तो नाक में मक्खी चढ़ी हुई होगी उसकी। समझता है कि नहीं समझता? तो उल्टा सेटअप चल रहा है मार्केट में। तो इसलिए जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको चाहिए मार्केट से थोड़ा सा बाखबर रहे कि मार्केट में मारपीट चल रही है, ठीक है ना, वो चीज नहीं चल रही है जो आप समझ रहे हैं। अर्ज़ ये कि मेरे उस्ताद सर फहीम जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, 45 साल उनकी उम्र है, वो परेशान है, कहते हैं मैं पछता रहा हूँ। वो कहते हैं मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि सास बहू के झगड़े होते हैं और मैं इसको झेलने की ताकत नहीं रखता।
आपसे गुजारिश है इनको सहारा दें भाई, सहारा ट्रस्ट से रब्ता करें आप। लोग ये करते हैं कि भाई झगड़े होते हैं, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो करनी ही करनी है, वो आपकी नेचर का हिस्सा है। जैसे आपको भूख लगती है तो खाना ही खाना है, क्या ख्याल है? अब कहें यार उसको मैंने देखा था खाना खाया था तो बैतुल खला भी जा रहा था, वो आधा घंटा बैतुल खला में लगाए उसको, और बैतुल खला में रश बहुत था जिसकी वजह से उसका 1 घंटा लाइन में जाया हुआ, लिहाजा मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। तो मेरे भाई थोड़े दिनों में आपका मैदा इतना कमजोर हो जाएगा कि डॉक्टर कहेंगे आप खाना खाओ, आप कहेंगे डॉक्टर साहब अब रोटी हजम करने की ताकत मैदे में खत्म। तो कुछ काम ऐसे हैं उनके जितने मर्जी साइड इफेक्ट हो फिर भी वो करने हैं, जिनमें से एक है शादी। बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं, बाले होने के बाद शादी फौरन करोगे, माली मसाइल खड़े होते हैं, आगे बीसियों साले वाले लेकिन फिर भी ये काम क्या है, करना ही है, क्योंकि नेचर का हिस्सा है। जब नेचर है तो नेचर से बगावत नहीं कर सकते आप। अल्लाह ने मर्द और औरत को एक दूसरे के साथ रहने के लिए पैदा किया, अलग अलग रहेंगे डिप्रेशन में जाएंगे, बीसियों मसाइल खड़े होंगे, तो जितने भी मसाइल है फिर भी करना है, और उससे आपकी जिंदगी ज्यादा अच्छी गुजरेगी। बहुत ज्यादा कमेंट्स इस तरह खासतौर पे गैर मुस्लिमों की तरफ से तो बहुत आते हैं कि एक तरफ महंगाई और गुर्बत को देखो, उस दूसरी तरफ ये मौलवी लोग क्या कर रहे हैं, 16 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इनकी स्पीड देखो। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें, इस पर तो मैं बहुत दफा बात कर चुका हूं कि आबादी बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ती है, बल्कि महंगाई कम होती है। उसकी क्या दलील है वो मैं अभी मुख्तसरन दोबारा बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक इश्काल का जवाब मैं दे देता हूं। इश्काल नहीं बल्कि एक हकीकत वाज़े कर देता हूं कि 4 शादियों से आबादी बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। समझ रहे हो? हमारे 16 बच्चे अगर हो गए ना, ये मेरे अगर ना होते तो ये और ज्यादा आबादी बढ़ जाती, इसका खतरा था। आबादी मर्द से नहीं बढ़ती, औरत से बढ़ती है कि फीकस औरत कितने बच्चे जन रही है किसी कंट्री में, समझ रहे? एक औरत के कितने बच्चे, किसी भी कंट्री में एक औरत कितने बच्चे जनती है। मिसाल के तौर पर 50 लाख औरतें हैं किसी कंट्री में, 50 लाख औरतें, और हर औरत के 4 बच्चे हो रहे हैं, तो आबादी का रेशो 4 गुना बढ़ जाएगा। मर्द चाहे 4 शादियां करे चाहे 2 शादियां करे, ठीक है ना? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अब ये 50 लाख औरतें जब किसी मर्द की इकलौती बीवी बनेंगी, तो इन 50 लाख औरतों में बच्चे पैदा होने का रेशो बढ़ने का चांस है, कम होने का चांस नहीं है, क्योंकि हर मर्द को औलाद चाहिए। हर मर्द को क्या है? औलाद चाहिए, और उसको नस्ल रोकने के लिए आर्टिफिशियल तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। भाई नस्ल रोकने का नेचुरल तरीका क्या है कि आप बीवी के पास ना जाएं, एक को कुछ वक्त के लिए छोड़ के आप दूसरी के पास जाना शुरू हो जाए जहां औलाद नहीं है, लेकिन जहां हो गई है वहां फिलहाल ना जाएं, यही होगा ना? जब कोई औरत किसी मर्द की इकलौती बीवी बनती है तो नस्ल रोकना भी मुश्किल है उसके लिए, और उस औरत में औलाद बढ़ने का चांस ज्यादा है। तो ये 50 लाख औरतें इकलौती बीवी बन जाएं एक एक मर्द की, तो ये हर औरत, इसका इम्कान है कि 4 बच्चों से इसका रेशो क्या हो जाएगा, मैं 4 की मिसाल देंगे 16 पे, ताकि 4 डिवाइड हो जाए, इसलिए 4 बच्चों की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं, वरना फैमिली प्लानिंग वालों को तो 2 बच्चों से ज्यादा मिसाल भी अच्छी नहीं लगती, हकीकत कहां से अच्छी लगेगी। लेकिन यही 50 लाख औरतों में से 4 औरतें एक मर्द की बीवी बन जाएं, अब इनमें 16 का इम्कान बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा। फी औरत अब 4 बमुश्किल होगा। वजह उसकी ये कि मर्द को जब एक बीवी से औलाद मिलेगी, दूसरी बीवी से औलाद हो गई ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, 1 हो गई तो भी ठीक है, 2 हो गई तो भी क्या है, ठीक है। फिर अगर वो नस्ल रोकना चाहेगा तो उसके पास दूसरा ऑप्शन भी है, कुछ वक्त इसके पास जाना छोड़ देगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? या नहीं भी छोड़े तो भी मर्द को फिर ज्यादा दिलचस्पी औलाद में रहती नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो इस बीवी की औलाद, उस बीवी की, वो तो है तो सब इसकी ना। तो फीकस औरत में बच्चा पैदा करने का जो रेशो है वो बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस मर्द की तो नस्ल बढ़ेगी, उस मर्द की नस्ल बढ़ेगी, कंट्री की का ग्रोथ रेशो नहीं बढ़ेगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? नहीं, मैंने तो मंगवाई नहीं चाय, भी रखे खाना खाना ने चाय पीऊंगा, भूख बढ़ जाएगी। तो खूब समझ लो, मर्द का जो ग्रोथ रेशो है ना, जो उस मर्द की अपनी औलाद का ग्रोथ रेशो तो बढ़ेगा, कंट्री का ग्रोथ रेशो नहीं बढ़ेगा। जो देखो, एक मर्द ने 4 औरतों से निकाह किया हुआ है, ये ना करता तो कोई दूसरे करते ना, तो फी औरत फिर भी तो 4-5 बच्चे हो जाते ना उसके। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो 16 तो फिर भी होने थे, बल्कि हो सकता है ज्यादा ही हो जाते। तो 4 शादियां करने से कंट्री का ग्रोथ रेशो कभी भी नहीं बढ़ता, उस मर्द की आबादी बढ़ जाती है, उस मर्द का खानदान बढ़ जाता है जो 4 शादियां कर रहा है। समझते हो कि नहीं समझते?
نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے. اس کے لیے 4 شادیاں کرنا ضروری ہے, اس کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو اس لیے 4 شادیوں والے پہ یہ الزام لگانا کہ یہ اس نے 16 بچے پیدا کر دیے, 20 بچے پیدا کر کے ملک کی آبادی بڑھا دیا, ملک کی آبادی ذرا بھی نہیں بڑھائی. وہ نہیں کرتا تو وہ تو ویسے ہی بلکہ زیادہ بچے پیدا ہونے کا چانس تھا. اس نے اپنے خاندان کو بڑھایا ہے. دیکھو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ تم عیسائی یا یہودی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو. حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کر سکتے ہو. اس میں ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ اس یہودی یا عیسائی عورت نے بچہ تو پیدا کرنا ہے. بچہ تو پیدا آپ سے نہیں کرے گی, عیسائی سے کر لے گی, یہودی سے کر لے گی, غیر مسلم سے کر لے گی. تو گروتھ ریشو تو پھر بھی بڑھے گا آبادی کا. اسلام کہتے ہیں آبادی تو بڑھے لیکن آپ کی بڑھے نا, ان کی کیوں بڑھ رہی ہے؟ ابے نہیں آ رہا سمجھ میں؟ تو زمین پہ تو پھر بھی بوجھ نہیں بنیں گے وہ. زمین پہ تو جو بچہ پیدا ہو گیا اگر وہ بوجھ ہے, اول تو بچہ زمین پہ بوجھ بنتا نہیں ہے, لیکن اس فلسفے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے زمین پہ بوجھ بن رہا ہے. تو بھائی آپ نے عیسائی سے شادی نہیں کی تو کیا بچہ نہیں پیدا ہوگا اس کے؟ بچہ تو یہودی سے پیدا ہو جائے گا, عیسائی سے پیدا ہو جائے گا. بوجھ تو اگر آپ مان لیتے ہیں کہ بچہ بوجھ بنتا ہے تو بوجھ تو پھر بھی بنے گا. تو اسلام کہتا ہے جن بچوں نے پیدا ہونا ہے عورتوں کے بطن سے وہ تو ہونے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیدا ہو جائیں. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. اور آسان مثال دے دیتا ہوں. دیکھو 4 زمینیں ہیں جس سے پیداوار بڑھے گی. آپ اس زمین میں بیج ڈالو, آپ اس زمین میں کھاد ڈالو, آپ اس زمین کو مینٹین رکھو, تو وہ ساری پیداوار کس کے قبضے میں آئے گی؟ بولو, آپ کے قبضے میں. آپ نہیں کرو گے تو کیا کسان دنیا میں اور نہیں ہے جو زمین سے پیداوار اگائیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو پیداوار آلو پیاز ٹماٹر تو اتنے ہی ریشو سے پیدا ہوں گے. آپ نہیں محنت کرو گے زمین پہ تو آپ کی پیداوار نہیں بڑھے گی, دوسرے کی بڑھ جائے گی. تو زمین میں جتنے ٹماٹر پیدا ہونے ہیں, جتنے کیلے پیدا ہونے وہ تو ہوں گے. ریشو جب ختم ہوگا آبادی کا, جب کوئی بھی یہ کام نہ کرے, ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں. اور آسان مثال, 4 دکانیں ہیں, ان سے 50-50 ہزار روپے کرایہ آتا ہے, تو 4 دکانوں کا کرایہ کتنا ہو گیا؟ 2 لاکھ. ٹھیک ہے نا؟ پیسہ جنریٹ کر رہی ہیں وہ دکانیں, 2 لاکھ ہو گیا نا. تو 4 دکانوں سے جو کرایہ پیدا ہو رہا ہے وہ کتنا ہو رہا ہے؟ 2 لاکھ روپے. آپ نے کہا اتنا پیسہ صحیح نہیں ہے ابھی, یعنی ہم اکنومیکلی کو ضرور سے زیادہ نہ ترقی کر جائیں. آپ نے وہ دکانیں لوگوں کو دینا شروع کر دی, بھائی میں نہیں یہ دکان رکھتا. تو کیا مطلب وہ دکانیں پیسہ جنریٹ نہیں کریں گی؟ وہ پھر بھی 2 لاکھ ہی جنریٹ کریں گی, لیکن وہ 2 لاکھ آپ کی جیب میں نہیں جائے گا, کسی اور کی جیب میں جائے گا وہ. تو اسی طرح میرے بھائی, عورت سے آپ شادی کرو یا نہ کرو, بچے اس نے اتنے ہی پیدا کرنے ہیں جتنے اس نے کرنے ہیں, جتنے اس کو چاہیے. آپ کے شادی کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ بچے آپ کی طرف منسوب ہو جائیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات کو؟ تو اسلام نے بھی یہودی عورت عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی کہ گروتھ ریشو تو اتنا ہی رہے گا, آپ شادی کرو یا نہ کرو, لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو گروتھ ہوگی بچوں کی وہ آپ کی طرف نسبت ہو جائے گی, اس کی تربیت آپ کرو گے, وہ کل بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گی. تو جو یہ چاہتا ہے کہ بچے پیدا ہوں لیکن وہ میری طرف منسوب ہوں تاکہ میری خدمت کریں وہ, تو وہ شادیاں بھی زیادہ کرے گا, وہ دکانیں بھی 4 رکھے گا, وہ زمینیں بھی 4 رکھے گا. اور جو کہے گا کہ نہیں جی گروتھ ریشو کم ہو جائے لہذا میں ایک بیوی رکھوں گا, تو وہ بے وقوف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اس سے کہیں گروتھ ریشو اس سے کم نہیں ہونے والا. ہوگا یہ کہ اس سے جو اولاد پیدا ہونی تھی اب تمہارے کے بجائے کسی اور کی اولاد پیدا ہوگی. یہ جو 4 دکانیں سورس آف انکم تھی تمہارا, اب تم اگر اس کو چھوڑ دو گے تو دوسرا قبضہ کر لے گا اس پہ, وہ اس سے 50,000 روپے منتھلی کمائے گا. تو نوٹ دی اتنی ہی چھاپے گی, زمین اتنی پیداوار ٹماٹر پیدا کرے گی, کیونکہ آپ چھوڑو گے تو دوسرا اس کو اختیار کرے گا نا. عورت نے تنہا تھوڑی رہنا ہے, اس کو تو اولاد چاہیے نا. آپ اولاد پیدا نہیں کرواؤ گے, وہ کہیں اور نکاح کر کے اس سے اولاد پیدا کر لے گی وہ. تو اس لیے 4 شادیوں میں جو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں نا, 16 بچے پیدا کر کے ملک پہ بوجھ بن دیا, یہ بے وقوف ہونے کی ان کی کیا ہے دلیل ہے کہ ہم نہیں بھی کرتے. تو 4 عورتوں سے کوئی بھی مرد اگر 4 شادیاں کرتا ہے, ان کے اگر 16 ہونے ہیں تو وہ کوئی اور کرے گا تو 16 ہو جائیں گے. 4 الگ الگ آدمی کریں گے تو بھی کتنے ہوں گے؟ 16 ہی ہوں گے. وہ گروتھ ریشو مرد سے نہیں بڑھتا, کس سے بڑھتا ہے؟ فیکس عورت کتنے بچے جن رہی ہے. کھوپڑی شریف میں آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو ایک صاحب نے کچھ دن پہلے, وہ فیس بک پہ ابھی 1 دن پہلے ایک پوسٹ چلائی ہے کہ مفتی صاحب ہم تو صرف گیس بجلی کے بل کے لیے, ٹھیک ہے, زندگی تو آپ گزار رہے ہو. ان کا کہنا یہ تھا باتیں سمجھ لو ابھی جوانی میں کیا کرو, باتیں سمجھ لو, بڑھاپے میں پھر سمجھ میں آ جائے گی. بڑھاپے میں انسان بچور ہو جاتا ہے, لیکن وہی بات ہو جائے گی کہ ایک آدمی کو بادام بہت اچھے لگتے تھے, بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, زندگی حسرت میں گزری, پھر جب پیسے آئے تو منہ میں دانت نہیں رہے, بڑھاپا آ گیا تو بادام سامنے رکھے اب کھا نہیں سکتا. کہتا ہے افسوس کی بات ہے جب بادام کے لیے دانت تھے تو پیسے نہیں تھے, اب جب پیسے آئے ہیں تو
दांत नहीं। ऐसा ना हो मैं आपका नजरिया बना रहा हूं, आपको अभी भी समझ में ना आए कि 16 बच्चे 18 बच्चे, मुल्क की आबादी की वाट लग रही है, मुल्क ऐसा हो रहा है, बच्चे रहेंगे कहाँ वगैरह वगैरह। और जब आपकी बुढ़ापे में ये बातें समझ में आए तो समझ में आने का आपको कोई फायदा ना हो। समझ में आई वो? अब दूसरी बात ये कि आबादी बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, ये फलसफा ही गलत है। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब की इस टॉपिक पे रिसर्च नहीं है। इस टॉपिक पे मुफ्ती साहब की, देखो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च होती है वो ज्यादा बेहतर होती है, या यूरोप की यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो वो ज्यादा बेहतर होती है? बोलता क्यों नहीं? यूरोप की, मैं यूरोप की यूनिवर्सिटियों की रिसर्च आपको बता रहा हूँ। आपके हवाला दें, हवाला मैं कैमरे में दे चुका हूँ। एक दफा मैंने 4-5 साल पहले पूरा बयान रिकॉर्ड करवाया था, और ये जर्मनी से दोस्त आए हुए हैं, इनकी जर्मनी की एक बड़ी यूनिवर्सिटी, भी मेरे जहन से नाम निकल गया, 4-5 साल पुरानी बात, उस यूनिवर्सिटी की किताबों के हवाले दिए थे। समझते हो कि नहीं समझते कि आबादी का बढ़ना इसकी दलील है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है। ये वंस अपॉन अ टाइम ये फलसफा पेश किया जाता था कि मुल्क की तरक्की में 3 चीजें कार फरमाएं। एक, वसाइल की कसरत। नंबर 2, उन वसाइल को बरोएकार लाने वाले बाजू या मेहनत। और तीसरी, आपके एक्सपेंसेस कम हो। ये वंस अपॉन अ टाइम है ये फलसफा। अब जो वसाइल वाला जो उनसर था ना, उसको निकाल दिया गया है। अब तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ उन वसाइल को बरोएकार लाने वाले अफराद कितने हैं आपके पास, और एक्सपेंसेस आपके कम हो। ये 2 चीजें रह गई हैं। अगर आपके पास अफराद ज्यादा हैं, उन अफराद के मुकाबले में खर्चे कम हैं, तो वसाइल को नहीं देखा जाएगा, तो आपकी तरक्की कम होने के बजाय बढ़ेगी। आप वजह उसकी है कि वसाइल एक ऐसी चीज है जिस पे साइंस ने रिसर्च करके ये साबित कर लिया है कि इसके बारे में कोई नजरिया कायम करना कि आपके मुल्क के पास वसाइल कितने, ये पॉसिबल ही नहीं है। इतनी चेंजिंग इसमें आ रही है ना, इतनी तेजी से चेंजिंग आ रही है। जब पेट्रोल दरियाफ्त नहीं हुआ था उस वक्त लोग कहते थे आबादी बढ़ेगी तो हमारे लिए सोसाइटी में सर्वाइव करना मुमकिन नहीं रहेगा। थोड़े दिनों में जमीन से तेल निकलना शुरू हो गया, ये दनादन जहाज, और वो बहुत सर्वाइव करना मुश्किल के बजाय क्या हो गया, आसान हो गया। फिर जब बिजली आई तो भाई बिजली के यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ेगी तो ये बिजली कहां से पूरी करेंगे, इतना पानी नहीं है। पता ये चला कि जी सूरज के को भी एनर्जी में, उसकी रोशनी को एनर्जी में, वो भी एक बेहतरीन एनर्जी है, उससे बिजली बनाई जा सकती है। तो ये पूरी रिसर्च हुई है यूरोप की यूनिवर्सिटियों में। इतनी तेजी से जमीन चेंज हो रही है कि वसाइल के बढ़ने की रफ्तार, आबादी अगर आप 6 गुना भी बढ़ा दो तो वसाइल के बढ़ने की रफ्तार 20 गुना है, और इसमें ये मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। यानी ये डबल नहीं हो रही, ये डबल से डबल, डबल से डबल, इस तरह से होती चली आ रही है वसाइल की स्पीड बढ़ने की। लिहाजा अब जो दुनिया में फलसफा पढ़ाया जा रहा है ना, जो तरक्की याफ्ता यूनिवर्सिटियां हैं, वहां ये पढ़ाया जा रहा है अगर आपके पास जवान ज्यादा होंगे तो ये भी तरक्की का एक बहुत बेहतरीन जरिया है, क्योंकि कमाने वाले ज्यादा हैं, खाने वाले कम हैं। अगर आपने ग्रोथ रेशो रोक दिया तो कमाने वाले और खाने वालों की तादाद बराबर हो जाएगी। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। और अगर आपका ग्रोथ रेशो मजीद कम हो गया तो खाने वाले ज्यादा और कमाने वाले कम हो जाएंगे। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो कमाने वाले बाजू चाहिए। वो जब जितना बच्चों का रेशो बढ़ेगा उस हिसाब से बूढ़ों का कम होगा, जवानों का ज्यादा होगा, तो मुल्क तरक्की करेगा। आप कह सकते हैं फिर उन मुल्कों में क्यों तरक्की ज्यादा है जिनमें आबादी कम है, और हमारे यहां इतनी आबादी है तो हम तरक्की याफ्ता क्यों नहीं है? ये सवाल पैदा होता है। इसका जवाब यह है कि तरक्की का सिर्फ ये एक जरिया नहीं है, 20 और भी जराए हैं। सिर्फ ये एक जरिया नहीं है, 20 और भी जराए हैं। तो उन्होंने वो तमाम 20 जराए इस्तेमाल किए, ये आबादी वाला उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो भी पागल थे। 100 साल पहले जो उन्होंने रिपोर्टें पेश की थी वो खुद उनके हिसाब से गलत साबित हो गई, और उनको एहसास हो गया कि हम पागल थे, ये हमने क्या किया है। तभी वो अपने मुल्कों में जवानों का रेशो क्या कर रहे हैं। अब उनकी कौम तो, नॉर्वे में 20 लाख रुपए मिलता है एक बच्चा पैदा करने पर। जापान पागल हो गया, बच्चे कह रहा पैदा करो भाई। चाइना ने भी अब एक बच्चे वाली पॉलिसी खत्म करके 2 पे आ गया है। लेकिन चाइना को जब पॉलिसी बनाई ना चाइना ने कि अब ग्रोथ रेशो थोड़ा बढ़ाओ, तो चाइना को ये पता चला कि अब कौम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। और चाइना का अब थोड़े दिनों में, चंद सालों में वो हशर होने वाला है जो जापान का हशर हो चुका है। बुड्ढों से भरा हुआ मुल्क जापान। किससे भरा हुआ मुल्क है? बुड्ढों से। दूसरे लोग उनके कंट्री पे काबिज हो रहे हैं। आपके अफगानी, आपके पेशावर के, आपके कोयटा के लोग जाके जापानियों की तिजारत पे क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं, सिर्फ ग्रोथ रेशो की वजह से। जब आपका ग्रोथ रेशो बढ़ता है दुनिया पे आप काबिज होते हो, और जो वसाइल जिनके हाथ में थे ना, उनके वसाइल अपने हाथ से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब तो ऐसी खबरें आना शुरू हो रही है, यूरोप मुसलमान, लंदन में, यूरोप में जो है ना असेंबली में बंदा मुसलमान बैठा हुआ है,
और यूके की असेंबली में मुसलमान पहुंचे हुए हैं, तो क्या उन्होंने खुशी से भर्ती किए हैं मुसलमान? ग्रोथ रेशो उनका गिरा, हमारा बढ़ा। नतीजा क्या? हर चीज पे कौन काबिज होता जा रहा है। और ये यूरोप की रिपोर्ट है कि 50 साल के बाद मुसलमानों का रेशो यूरोप में गोरों से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब उनका कंट्री उनके हाथ से निकल जाएगा, उन वसाइल पे कब्जा किसका हो जाएगा? हमारा कब्जा हो जाएगा। बहुत दिनों बाद आपने कोई अच्छी बात सुनी है। और पाकिस्तान पे अगर ये मेरे 16 बच्चे बड़े होकर तिजारत करना शुरू कर दे, और 16 तो फिर आगे भी तो इनकी औलादे होंगी, और अभी अल्लाह का शुक्र हम जवान है। ये तो 16 तो आज की रिपोर्ट है, अभी हम अल्लाह का शुक्र है जवान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हो सकता है अल्लाह ताला तौफीक दे 32 हो जाएंगे, क्या ख्याल है? तो इससे क्या होगा? कमाने, और ये लिबरल लोग तो बेटियों के से भी कमवाते हैं, इनके तो सोर्स ऑफ इनकम और ज्यादा इनके यहां तो उससे फायदा ये होगा कि सबने तिजारत तो करनी है। जितने ताजिर होंगे ना सोसाइटी में, तो उसमें हमारे खानदान का रेशो क्या हो जाएगा? उन ताजिरों में बढ़ जाएगा। तो जो अर्निंग होनी थी, उसमें अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे घर की तरफ रुख करेगा। वो समझता है कि नहीं समझता है? बच्चा जब पैदा होता है तो खाली पेट लेके पैदा नहीं होता, वो 2 हाथ और 2 बाजू कमाने के लिए, और एक आदत खोपड़ी भी वो भी लेके पैदा होता है। तो आबादी बढ़ने से जब मुल्क तनज़्ज़ुल की तरफ जाएगा, जब आपके पास वसाइल कम हो रहे हो, तो वसाइल कम नहीं हो रहे हैं, वसाइल को इस्तेमाल करने वाले बाजू अगर कम कर दिया ना तो बेड़ा गर्क हो। वसाइल कहां कम है? आप कह सकते हो कि जी पानी इतना निकल रहा है और गैस हमारी खत्म हो रही है, तो गैस हमारी खत्म नहीं हो रही है, हमारे हुक्मरान निकाल नहीं रहे हैं गैस, इनकी अपनी गैस निकली हुई है। आबादी ज्यादा होगी तो हम इन पे दबाव भी डाल सकते हैं कि भाई गैस निकालो, हमें रात को चूल्हा ही नहीं जल रहा ना, रात को चूल्हा ही नहीं जल रहा, गैस ही नहीं आ रही। लेकिन क्या मतलब? अब लोगों ने खाना पकाना छोड़ दिया है। एलजीबी के सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं लोगों के, एलपीजी के सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। और फिर भी अगर ये गुर्बत है तो इसके वजह आबादी नहीं है, इसके वजह हुक्मरानों की नाअहली है। कि तुम्हारे पास बलोचिस्तान में तो सोने की कानें दबी हुई हैं, कोयले इतने दबे हुए हैं, 2-2 साल तक फ्री बिजली मिले आपको। ये नालायक जो हम पे मुसल्लत हैं, ये नहीं कुछ करने देते। और ये भी आपको बता दूं, हमारे हुक्मरानों का भी इतना कसूर नहीं है, सारी इल्जाम उन पे ना लगाया करो। बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें और ताकतें वो हमारे हुक्मरानों को वसाइल इस्तेमाल करने भी नहीं, उन पे बहुत ज्यादा दबाव है, इसलिए सारा नज़ला अपने हुक्मरानों पे भी ना, क्यों इनमें बहुत से अच्छे भी हैं, काम करने नहीं दिया जाता। तो वो कुव्वतें और ताकतें जो हमें बार बार फंड दे रही हैं कि तुम्हारे पास वसाइल नहीं है, बच्चे कम करो, तुम्हारे पास वसाइल नहीं है, बच्चे कम करो, तो उनसे जब कहा जाता है बलूचिस्तान में इतना सोना, बलूचिस्तान में इतना कोयला, और सिंध में भी गैस दरियाफ्त हुई है, और पंजाब की जो जमीन जो सोना उगल रही है वो तो क्या कुछ नहीं उगल रही, और केपीके में कितने कीमती पत्थर हैं और कितने कुछ वसाइल है केपीके में। तो जब हम उनसे कहते हैं इतने वसाइल हैं, तो वो कहते हैं इनको इस्तेमाल ना करो, इनको इस्तेमाल ना करो, बच्चे रोको। क्यों? उनको पता है कि हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, इनके बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे वसाइल पे ये काबिज हो रहे हैं, हमारी असेंबलियों में मुसलमान आ रहे हैं। आप देखेंगे जापान का जो वजीर आजम बनेगा थोड़े दिन के बाद, 20-25 साल के बाद, आपको लगेगा कि उसका नाम होगा चिंगपोंग अचकजई। आधा जापानी होगा, आधा कोयटा का होगा, ये आएगा जब। और ये आप मजाक कर समझ रहे हैं इसको? मेरे मरने के बाद जो मेरा बयान सुनेगा ना, हम हो सकता है दुनिया से जा चुके हैं, उसको इससे पहले बोल दिया था। तो आप देख लेना, हमारे दुनिया से जाने के बाद एक वक्त आएगा कि चीन का सदर होगा, कोई अच्छा सा नाम बताओ यार, जनाब चौधरी चिंगपोंग चौधरी शियांग है नहीं कोई पंजाब का कोई अच्छा सा बताओ ना, शिंगशांग भट्ट, कुछ भी लगा दो, पंजाब में जो मशहूर कौम है, राजपूत, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो चुकी होगी, रांझपूत कर देंगे उसको, थोड़ा सा नून का साइलेंट। और ये हो रहा है, ये आप मजाक ना समझे इसको। जो रेड लोग हैं ना, लाल लोग, इटली में तो मैं जब गया हूं ना, तो मैंने बहुत वहां इटली के जो एक शॉपिंग मॉल था, उसमें मैंने कोशिश की कि जवान लोगों को मैं तलाश करूं। ज्यादातर एजेड ही नजर आ रहे थे मुझे। सब जगह ऐसा नहीं होता, बहुत जगहों पे जवान भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई मॉल आपको नजर नहीं आएगा जिसमें बूढ़े ही बूढ़े हों। ऐसा कोई भी मॉल नहीं। उनके पास मॉल ऐसे हैं जिसमें बूढ़े ही बूढ़े हैं। तो मुझे अजीब लगा कि हमारे यहाँ जब बूढ़े होते हैं तो बेटे भी होते हैं, बहुएं भी होती हैं, पोते भी होते हैं, और नवासे भी, नवासियां भी, तो ये इनका भी तो कुछ नजर आए ना। तो एक वॉकर में एक बच्चा नजर आया, एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे को लेके घूम रहा है। मैंने कहा यार, करीब गया तो पता चला वो बांग्लादेश के थे। वो जो बूढ़े साहब थे ना, वो बांग्लादेश के थे,
اور وہ اپنے بنگلہ دیش کے بچے کو لے کے گھوم رہے تھے. اور پھر میں نے وہاں سرچ کیا کہ بنگلہ دیش والوں کا یہاں گروتھ ریشو کتنا ہے, تو ایک بنگلہ دیشی زبان بولنے والے کا 6 بچے 7 بچے نارمل تھے, اور اٹلی کے جو مقامی لوگ تھے ان کا 1 بچہ. اب جو بنگلہ دیشی وہاں آباد ہوئے بہت بڑی تعداد ہے, ان کے 6 7 7 بچے اور گوروں کا 1 بچہ. تو آپ بتاؤ 20-30 سال میں اٹلی اٹلنگا دیش بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بتاؤ نا, اٹلی کیا بنے گا؟ اٹلنگا دیش. تو یہ تکلیف ہے ان ملکوں کو کہ ہماری بڑھ نہیں رہی اور ان کی کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے, جس سے ہمارے وسائل کس کے قبضے میں جائیں گے؟ ان کے پاس جائیں گے. تو آپ کے پاس غربت کی پہلی بہت ساری چیزیں تھیں, آپ کے پاس ایک پازیٹیو چیز تھی کہ آبادی آپ کے پاس اچھی ہے. آپ نے اس کو بھی اگر گرا دیا تو بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو؟ بالکل کیا ہو جائے گا؟ جو رہی صحیح قوت ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کا ڈیفنس سب سے زیادہ متاثر ہوگا اس سے. بارڈر محفوظ نہیں, آپ کے پاس اتنے افراد ہی نہیں ہوں گے آرمی میں بھرتی کرنے کے لیے, آپ کے پاس اتنے تاجریں نہیں ہوں گے فیکٹریاں چلانے کے لیے, آپ کے پاس اتنے ایجوکیٹڈ. ابھی تو دیکھو ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں تعلیم ہے ہی نہیں, پھر بھی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اتنے نالائقوں میں ایک آدھ اپنی ذمہ داری پہ پڑھ کے نکل جاتا ہے. آبادی کا ریشو گرے گا نا تو وہ ایک لائق بھی نہیں پیدا ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات کہ آبادی بڑھنے سے غربت بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی اور ہم اور دھکیلے, فضول قسم کی باتیں, یہ یورپ اور امریکہ ان باتوں کو مسترد کر چکا ہے اپنی یونیورسٹیوں میں. اور اس پہ میں نے پورے حوالوں کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی, بیان کیا تھا 4-5 سال پہلے. آپ سرچ کریں گے تو آ جائے گا. باقی ہماری یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے تو ہماری ریسرچ نہیں ہے, وہ گوروں نے جو ہم کو گنتیاں سکھائی ہوئی ہیں ہمارے نقصان کے لیے, وہ گنتیاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن کو عام کرو. اب کو ایجوکیشن کا ترقی سے آپ کو پتا ہے IMF سے آپ کو قرضہ نہیں ملتا جب تک آپ حکمرانوں سے, سابق سے بھی پہلے جو وزیر اعظم تھے ان کے پاس علماء گئے کہ آپ نے پنجاب میں اسکولوں میں کو کیوں کر دیا سب کو؟ تو انہوں نے کہا بھائی IMF نے تعلیم کے نام پہ قرضہ دینے میں یہ شرط لگائی ہے کہ آپ کو ایجوکیشن سسٹم رکھیں گے تو دیں گے, لڑکے لڑکیوں کے الگ الگ اسکول نہیں ہونے چاہیے. اب مجھے بات بتاؤ کہ اس کا تعلیم سے کیا واسطہ بھائی کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے یا الگ الگ بیٹھے؟ اس کا مطلب وہ جب آپ کو قرضہ دے رہے ہیں تو کس کے لیے دے رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ بے حیائی پھیلے. تو وہ کیوں چاہ رہے ہیں بے حیائی پھیلے؟ کیا ان کو جہنم میں جانے کا شوق ہے؟ نہیں بھائی, وہ جنت جہنم کو نہیں مانتے. ان کو پتا ہے بے حیائی پھیلے گی تو فیملی سسٹم تباہ ہوگا, جب فیملی سسٹم تباہ ہوگا تو گروتھ ریشو کیا ہوگا؟ وہ ختم ہوگا. تو لوٹ کے بعد یہی آتی ہے کہ وہ چاہتے نہیں کہ آپ پھیلیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کو پتا ہے یہ پھیلے تو یہ چوڑے میں آ جائیں گے. پھیلتا ہے تو چوڑے میں آ سکتا ہے, نہیں پھیلتا تو چوڑے میں اور زیادہ آ سکتا ہے. چوڑے میں تو پتلا زیادہ چلے جائے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان کی تمام محنتیں اس پر ہیں, بے حیائی کو پروموٹ کرو, خلا کا جو عدالتی خلا چلا دیا انہوں نے گن پوائنٹ پہ. یہ سارے کام کا بنیادی مقصد فیملی سسٹم کو تباہ کرنا, اور حقیقت میں فیملی سسٹم کو بھی تباہ کرنا مقصد نہیں. ان کو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی اچھی ہے کہ نہیں ہے, بنیادی مقصد ہے گروتھ ریشو گھٹانا, آپ کے بچے کم پیدا ہوں. تو میرے بیان کا جتنا ان پہ اثر ہوتا ہے نا آپ پہ نہیں ہوتا. ان کو پتا ہے ابھی اکیلا آدمی چیخ رہا ہے, اس لیے وہ اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لے رہے. ان کو پتا ہے اکیلا آدمی جو گروتھ ریشو کی بات کر رہا ہے اور 4 شادیوں کی بات کر رہا ہے, اس لیے وہ سیریس نہیں. اگر 4-6 اور اس طرح کے مولوی پیدا ہو گئے نا تو پھر وہ قانون سازی کریں گے کہ اس طرح کی تقریروں پہ پابندی لگاؤ جو بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے تمہیں, اور ایسے بندوں پہ کیس ہوگا, اٹھا کے جیل میں ڈالا جائے گا. اس قانون بننے سے پہلے ہمیں چیخنے دو, چلانے دو, صحیح ہے نا؟ ورنہ ہم جیل میں جا کے پھر ایک بیان ریکارڈ کریں گے, بولیں گے آج کے بعد, کیونکہ ہمیں اور بھی غم ہے نا زمانے میں, خالی یہی تھوڑی ہے.